नमस्कार मित्रों, आप सभी का भगवान गुरु यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम इस चैनल पर राजस्थान के कला व संस्कृति के साथ साथ भारतीय संविधान का भी अध्ययन कर रहे थे। साथ ही बच्चों में हिंदी भी लगातार पढ़ रहे थे। इससे पिछले वीडियो में जो हमने हिंदी पढ़ी थी उसमें हमने हिंदी का जो वर्णमाला है उसका बहुत सामान्य अध्ययन किया था। स्वरों को भी हमने देखा था और व्यंजनों को भी हमने देखा था। साथ ही बच्चों हमने भाषा की, ध्वनि की, वर्ण की, वाक्य की, शब्दों की कई सारी परिभाषाएं भी हमने देखी थी। परिभाषाओं को हमने ऐसा पढ़ा था कि उन्हें हम कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर आपने एक बार वो पिछले वाले वीडियो की परिभाषाएं देख ली होगी तो आप आपके लाइफ में कभी भी वो परिभाषा नहीं भूलेंगे। बच्चों, आज हम सीधा आपसे पुनः जुड़ते हैं। आप सभी का वापस बहुत बहुत बारंबार धन्यवाद है जो आप लोग लगातार जुड़ करके हमें देख रहे हैं। आज बच्चों में आपको स्वरों का वर्गीकरण हिंदी में जो हमने कल स्वर और व्यंजन जो पढ़े थे, हिंदी के अंदर हमने ध्वनि के जो दो भाग किए थे कि ध्वनि को दो भागों में बांट दिया गया था। एक भाग स्वर कहलाया और एक भाग व्यंजन कहलाया। तो बच्चों, आज हम स्वरों का अध्ययन करेंगे और स्वरों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। साथ ही हम ये भी ध्यान रखेंगे कि इनसे किस प्रकार संभावित प्रश्न हमारी परीक्षा में हो सकते हैं। तो आइए बच्चों, हम करते हैं हिंदी में स्वरों का वर्गीकरण। देखो बच्चों, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ध्वनि, और इस ध्वनि को हमने कितने भागों में बांटा था। इस ध्वनि को हमने बच्चों दो भागों में बांटा था। एक भाग का नाम तो हमने रखा था स्वर और एक भाग का नाम हमने क्या रखा था, व्यंजन। ये खैर हमने तो नहीं रखा, महाभाष्य में पतंजलि ने इनका वर्गीकरण किया था ध्वनि का कि ध्वनि में एक स्वर है और एक व्यंजन है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो स्वरों के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, मैंने कल आपको बताया था कि स्वर किसे कहते हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि क्या कहलाती है, स्वर कहलाती है। और स्वरों के सहयोग से उच्चारित ध्वनि क्या कहलाती है, व्यंजन कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है। देखो बच्चों, व्यंजन का मतलब आप ध्यान रखेंगे कि एक हिंदी वर्णमाला में एक ध्वनि भी है, वर्ण भी है, व्यंजन। और बच्चों ध्यान रखेंगे व्यंजन का शाब्दिक अर्थ पकवान भी होता है और व्यंजन का मतलब पंखा भी होता है। व्यंजन का मतलब पकवान और व्यंजन का मतलब क्या होता है, पंखा। जब हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पढ़ेंगे तब इनकी भी चर्चाएं करेंगे। श्रुति सम, सुनने में तो सम है, एक समान है, लेकिन भिन्नार्थक अर्थ में क्या है, भिन्न है। तो ऐसे शब्दों की भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि को हमने क्या कह दिया, स्वर कह दिया था। और स्वरों के सहयोग से उच्चारित ध्वनि को हमने क्या कह दिया था, व्यंजन कह दिया था। स्वतंत्र कौन है, जिसके कोई बाधा नहीं है, निर्बाध गति से उच्चारित ध्वनि क्या कहलाती है, स्वर कहलाती है। जैसे बच्चों आप इसे समझ लेंगे, पति और एक तरफ हम लेते हैं पत्नी। देखो, पति और पत्नी भी कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं कि पति छोटा होता है, पत्नी बड़ी होती है। तो बच्चों, मैं आपको आज एक बार क्लियर कर देता हूं कि पति हमेशा ही छोटा होगा। पति कब बड़ा हुआ है, ध्यान रखेंगे। पति बेचारा हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। और पति क्या है, बिना रोक टोक के कहीं भी घूमता रहता है। पति स्वतंत्र रूप से कहीं भी घूमता रहता है। तो हम स्वरों को क्या कह सकते हैं, पति कह सकते हैं। और पत्नी किसके सहयोग से घूमती है, अपने पति के सहयोग से घूमती है। कई सारी पत्नियां बिना पति के सहयोग के भी अपना काम करती है, स्वावलंबी होती हैं, आत्मनिर्भर हुआ करती हैं। लेकिन फिर भी हमारे समाज में अधिकांश जो पत्नियां हैं, वो जो पत्नियां जुड़ी हुई है, वो किससे जुड़ी हुई है, अपने पति से जुड़ी हुई है, वो स्वतंत्र नहीं है। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, वो ध्वनियां जो स्वतंत्र उच्चारित होती है, स्वर कहलाते हैं। और जो स्वरों के सहयोग से उच्चारित होते हैं, क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। पति हमेशा ही छोटा होगा और पत्नी हमेशा ही क्या होगी, बड़ी होगी। शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है, कई सारे पत्नियों को छोटी लिखते हैं। आज मैं आपको सारी पत्नी से संबंधित सारी बातें क्लियर कर देता हूं। पत्नी भी क्या होगी, बड़ी होगी। पत्नी को हम कह सकते हैं श्रीमती। तो बच्चों, श्रीमती भी क्या होगी, बड़ी होगी। इनको हम कह सकते हैं वधू। तो वधू भी क्या होगी, बड़ी होगी। पत्नी भी बड़ी होगी, श्रीमती भी बड़ी होगी, वधू भी बड़ी होगी। और बच्चों, बहू भी क्या होगी, बड़ी होगी। पत्नी भी बड़ी होगी, श्रीमती भी बड़ी होगी, वधू भी बड़ी होगी, बहू भी बड़ी होगी। मतलब इनमें सब में बड़ी मात्रा आएगी, ये सब आपको ध्यान रखना है। जबकि पति बेचारा क्या है, हमेशा छोटा रहेगा। लेकिन पति में क्या आ जाए,
दम आ जाए, ध्यान रखेंगे, पति में दम आ जाएगा तो फिर पति क्या हो जाएगा रे, बड़ा हो जाएगा, जैसे दंपति। तो इन बातों को भी आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी सारी चर्चाएं करेंगे। आज केवल मुझे याद आ गया, केवल स्वरों की हम बातचीत कर रहे हैं, ध्वनि को दो भागों में बांटा, स्वर और व्यंजन। तो आइए बच्चों हम करते हैं स्वरों की शुरुआत, स्वरों का वर्गीकरण। देखो स्वरों का वर्गीकरण किन किन आधार पर हम कर सकते हैं। हमने कुल 11 स्वर पढ़े थे, उन 11 स्वरों की रचना कैसे हुई, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनका निर्माण कैसे हुआ, उनकी बनावट कैसी है, इस प्रकार हम क्या करेंगे रे बच्चों, स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। और इस प्रकार आप भी एक गमला लगा लेंगे स्वरों के वर्गीकरण का, बहुत सुंदर। और इस प्रकार हम इसमें से स्टार्ट करेंगे स्वरों के वर्गीकरण को पढ़ना। देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बांटेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे। ये सब क्या है, ये सब स्वरों का वर्गीकरण करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे। देखो सबसे पहले अगर हम देखें तो बच्चों ध्यान रखेंगे, रचना के आधार पर स्वरों का प्रकार, रचना के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद जीव्या के आधार पर स्वरों के प्रकार भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों मुखाकृति के आधार पर भी स्वरों के प्रकार हम पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है कि मात्रा या कालमान के आधार पर भी हम स्वरों के क्या पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे। और उसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है, ओष्ठाकृति, होठों की आकृति के आधार पर भी हम क्या पढ़ेंगे, स्वरों के प्रकार पढ़ेंगे। रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर भी स्वरों को हम पढ़ेंगे। जीव्या की स्थिति के आधार पर भी हम स्वरों को पढ़ेंगे। मुखाकृति के आधार पर भी पढ़ेंगे, मात्रा के आधार पर भी पढ़ेंगे, ओष्ठाकृति के आधार पर भी पढ़ेंगे। और साथ ही बच्चों आप ध्यान रखेंगे, उच्चारण स्थान के आधार पर भी हम क्या करेंगे, आज ही इसी क्लास में इनका वर्गीकरण करेंगे, स्वरों का वर्गीकरण। तो हम आज जो भाग लगाने जा रहे हैं स्वरों के वर्गीकरण को, आप इस पूरी कक्षा को देखेंगे। इन सारी की सारी बातों को मैं आपको एक ही कक्षा के अंतर्गत देके जाऊंगा और जिन्हें आप आपके जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको पता रहे कि स्वरों को कितने भागों में बांट करके हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। रचना का मतलब निर्माण, व्युत्पत्ति, बनावट। ध्यान रखेंगे आप सारे शब्दों को भी, क्योंकि इनसे पूछ लिया जाता है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि रचना के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर, रचना को हम क्या बोलते हैं, व्युत्पत्ति। ये भी आपको ध्यान रखना है, रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, या बच्चों बनावट, ये भी आपको ध्यान रखना है, इनकी बनावट कैसी है। और इस आधार पर बच्चों में क्या कर सकते हैं, स्वरों को दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में। पहला जो मूल है बच्चों ध्यान रखेंगे, उन्हें हम कहते हैं मूल स्वर। ध्यान रखेंगे, मूल स्वर कई जगह काम आएंगे आपके। और मूल स्वर कौन कौन से हैं, अ, ए, उ तथा रे, जिनका निर्माण किसी से भी नहीं हुआ, जो स्वतंत्र रूप से हमारी हिंदी वर्णमाला में आए हैं, वो क्या कहलाते हैं, मूल स्वर। और हमारे यहाँ पर मूल स्वरों की संख्या कितनी है रे बच्चों, 4 हैं। आपसे पूछ लिया जाए, कई बार परीक्षा में आ रखा है प्रश्न, किस प्रकार आता है कि निम्न में से मूल स्वर नहीं है या निम्न में से मूल स्वर हैं। तो आप चारों को तो फटाफट दिमाग में सेट ही कर लो कि अ, ई, उ और री, अ, ई, उ और री, ये सब क्या है, मूल स्वर। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे संधि स्वर। देखो संधि की क्या कंडीशन होती है, ध्यान रखेंगे, संधि स्वर, संधि की क्या कंडीशन होती है बच्चों, कि संधि में विकार उत्पन्न होता है। दो वर्णों के मेल को संधि नहीं कहा जाता है। दो वर्णों के मेल को कभी भी क्या नहीं कहेंगे रे, संधि नहीं कहेंगे। दो वर्णों के मेल को तो हम संयोग कहेंगे। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि दो वर्ण किस प्रकार मिलते हैं जब हम संधि पढ़ेंगे। लेकिन दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को, उनमें विकार उत्पन्न होना चाहिए। शब्द को बोलने में ध्वनि में ही परिवर्तन हो जाना चाहिए। ध्यान रखेंगे आप, जैसे रमा, ईश, दो वर्ण थे और रमा और ईश को मिलाया और शब्द हो गया रमेश। और रमेश को बोलने में ध्वनि में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। संधि की पहली शर्त यही होती है कि ध्वनि परिवर्तन होना चाहिए, विकार उत्पन्न होना चाहिए। ये सब बच्चों आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। साथ ही इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखेंगे, जो कमजोर बच्चे हैं जिनको संधि नहीं आती है, इधर से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, संधि स्वर, और इधर से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, स्वर संधि। तो आप स्वर संधि भी समझ जाएंगे यहाँ पर ही।
अब देखो बच्चों ध्यान रखेंगे संधि स्वर भी दो प्रकार से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने के जो दीर्घ हो जाते हैं उनको दीर्घ स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। और जो दो भिन्न भिन्न स्वरों के योग से बनते हैं उनको हम बोलते हैं संयुक्त स्वर। क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। ये सब आपको ध्यान रखना है। अब देखो दीर्घ स्वर में क्या क्या आ सकता है बच्चों? ये अ है और इस अ में इस अ को और मिला दिया गया तो शब्द क्या बन गया रे? आ। फिर ध्यान रखेंगे ये ई है और इस ई में इस ई को मिला देंगे तो शब्द क्या हो जाएगा रे? ई। और इस ऊ में इस ऊ को मिला देंगे तो शब्द क्या हो जाएगा? ऊ। बच्चों री का ध्यान रखेंगे कि हिंदी में इसका ज़्यादा महत्व नहीं है क्योंकि री और री इन दोनों का उच्चारण एक ही होने के कारण इसका ज़्यादा विशेष महत्व नहीं दिया गया है। इसको भी बोलो री और इसको भी बोलो री, इसलिए री और री बड़ी री हिंदी में नहीं चलती हैं और संस्कृत में इसके नीचे दो तीन ऐसे खींच देंगे वो क्या हो जाएगी रे? बड़ी री हो जाएगी। ये सब आपको ध्यान रखना है। अब हम बातचीत करते हैं संयुक्त के। अब देखो ये से पूछ ले कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है तो भी आप क्या बताओगे? 3। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है बच्चों? 3 है। अब हम बातचीत करते हैं संयुक्त स्वर की। किन की बातचीत करते हैं? संयुक्त स्वर की। अब देखो संयुक्त स्वर किन्हें कहेंगे? सजातीय स्वर। ध्यान रखेंगे अपनी जाति के दीर्घ हुए स्वरों को तो हमने क्या कह दिया? दीर्घ स्वर। लेकिन संयुक्त स्वर भिन्न भिन्न जातियों के, जैसे ये अ है और इस अ में क्या मिला दिया? ई मिला दिया तो शब्द क्या हो गया? ए हो गया। और ध्यान रखेंगे इस अ में आपने क्या मिला दिया? इसको मिला दिया तो शब्द क्या हो गया? ऐ हो गया। उसी प्रकार बच्चों अ में आपने क्या मिला दिया? ऊ मिला दिया तो शब्द क्या हो गया? ओ हो गया। और इस अ में बच्चों आपने क्या मिला दिया रे? ओ को मिला दिया तो अपने पास वर्ण जो आया वो कौन सा आ गया? अव आ गया। ये सब आपको ध्यान रखना है। तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4। मूल स्वरों की भी कितनी है? 4। दीर्घ स्वरों की कितनी है? 3। दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर कौन से स्वर है? संधि स्वर। तो इन ये सब आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों ध्यान रखेंगे आप कि जिस भी स्वर में हम पढ़ रहे हैं रचना का मतलब व्युत्पत्ति, इनकी बनावट कैसे हुई तो हमने आ को कैसे बनाया? अ और अ मिला करके क्या बना दिया? आ बना दिया। ई को कैसे बनाया? ई और ई मिला करके बड़ी ई बना दिया। अ और ई मिला करके ए बना दिया। इस प्रकार इनकी क्या हुई है? ये रचनाएं हुई है। अब आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी शब्द में आ की मात्रा हो, ए की मात्रा हो या बड़ा ऊ की मात्रा हो, वहां पर हमेशा एक कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी, क्योंकि ये कौन से स्वर हैं? दीर्घ स्वर हैं। बच्चों छोटे औरत की छोटी एडी, ध्यान रखेंगे आप, इसे हम कहते हैं छोटी औरत, इसे कहते हैं छोटी एडी। और छोटे औरत की छोटी एडी में हमेशा एक कौन सी संधि होगी? गुण संधि। और बच्चों ध्यान रखेंगे बड़े औरत की बड़ी एडी, जिस भी शब्द में बड़े औरत की बड़ी एडी आपको नजर आ जाए संधि कौन सी होगी? हमेशा वृद्धि संधि। तो देखो बच्चों कितना आसान हो गया इसे सीखना। मैं एक बार पुनः आपको बता देता हूं। जैसे मेरे पास शब्द है बच्चों वधूत्सव, शब्द का नाम क्या है? वधूत्सव। और आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि वधूत्सव शब्द में कौन सी संधि है? दिमाग कहाँ लगाएंगे? मात्रा पर। किसकी लग रही है? बड़ा ऊ की। बड़ा ऊ की लग रही है। बड़ा ऊ बच्चों कौन सी संधि में होगा? दीर्घ संधि में। ठीक उसी प्रकार बच्चों आपको शब्द दे दिया गया विद्यालय। क्या दे दिया गया? विद्यालय। देखो मात्रा किसकी लग रही है रे? बड़ा आ की। और बड़ा आ की मात्रा किस में? दीर्घ स्वर है कि नहीं है? तो दीर्घ स्वर है तो ध्यान रखेंगे कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। क्योंकि हम विशेष चर्चा संधि पर ही करेंगे, अभी केवल आपको दिखा रहा हूं मैं रमेश। देखो बच्चों रमेश शब्द में जो आपको नजर आ रही है छोटी एडी की मात्रा नजर आ रही है, संधि कौन सी हो जाएगी? गुण संधि। ठीक वैसे ही बच्चों ध्यान रखेंगे आप महोत्सव, ये इस प्रकार ध्यान रखेंगे महोत्सव। और महोत्सव में कौन सी मात्रा नजर आ रही है? बड़ी औरत की। और बड़ी औरत की में कौन सी हो जाएगी रे? वृद्धि संधि। इसके साथ एक और शॉर्टकट आप ध्यान रखेंगे कि ये व और र से पहले कोई भी आधा वर्ण हो, ये व र से पहले कोई भी आधा वर्ण हो, ये न संधि होगी। जैसे अत्यधिक। क्या है बच्चों? अत्यधिक। तो ध्यान रखेंगे ए से पहले आधा वर्ण आ रहा है, कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। जैसे स्वागत व से पहले आधा वर्ण आ रहा है, कौन सी संधि हो जाएगी? तो ये भी बच्चों आप ध्यान रखेंगे यण संधि। इसके बाद बच्चों ध्यान रखेंगे जिस भी शब्द में अय आय आ जाए,
जैसे नयन, तो न अ ये ने अय, न के न में क्या है अ है, क्योंकि न व्यंजन है, स्वरों के सहयोग से बोला जाएगा, तो न में से क्या निकलेगा अ, और फिर ये ए, और इसमें से भी क्या निकल जाएगा, क्या आ गया, अय आ गया। तो जिसमें भी बीच में अय आई अव आव आ जाए वहाँ पर अयादि संधि होगी, घबराने की जरूरत नहीं है। संधि टॉपिक के साथ भी हम बहुत जल्दी ही मिलने वाले हैं। तो बच्चों ये आप ध्यान रखेंगे, रचना या उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, मूल स्वर, संधि स्वर। मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 4, संधि स्वरों की कितनी है, 7। संधि स्वरों को कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। अपने के दीर्घ हो गई वह दीर्घ स्वर, और 2 भिन्न जाति के मिलकर के बने स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट दूसरा वर्गीकरण करते हैं। तो शायद बच्चों आप लोगों ने ले लिया होगा, जीव्या के आधार पर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो ये थी बात रचना के आधार पर। जब हम मात्रा पढ़ेंगे, अभी आज ही मात्रा के विषय में भी हम अध्ययन करेंगे, तो बच्चों उस वक्त भी ये वापस काम आएंगे, अभी इसी क्लास में काम आएंगे। मैं लास्ट में पूछूंगा आपसे, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। अब हम पढ़ लेते हैं बच्चों जीव्या के आधार पर। जीव्या के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, कि जीव्या के आधार पर स्वर का जो वर्गीकरण है वह किस प्रकार किया जाता है। तो देखो बच्चों ध्यान रखेंगे जीव्या के आधार पर, क्योंकि स्वरों को बोलते वक्त जीव्या के भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो हम देख लेते हैं जीव्या के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। आप जीव्या के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले तो बच्चों ध्यान रखेंगे जीव्या का आगे का भाग, जिसे हम बोल सकते हैं अग्र स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीव्या का अग्र भाग ही बच्चों सक्रिय रहे, उसे में क्या कहते हैं, अग्र स्वर। मध्य स्वर, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीव्या का मध्य भाग सक्रिय रहे, क्या कहलाएगा, मध्य स्वर। और बच्चों ध्यान रखेंगे ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का पश्य भाग सक्रिय रहे, उन्हें हम क्या कहेंगे, पश्य स्वर। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जीव्या के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। तो जीव्या के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान रखेंगे आप, कौन कौन से। कभी कभार कुछ स्वरों को बोलते वक्त आगे का भाग सक्रिय रहता है तो अग्र स्वर कह दिया, कभी कभार बोलते वक्त मध्य का भाग सक्रिय रहता है तो मध्य कह दिया, और कभी कभार पीछे का भाग सक्रिय रहता है तो हमने पश्य स्वर कह दिया। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रूप से नोट लगा करके फटाफट से याद की लीजिए कि मध्य स्वर केवल कौन सा है, अ, और इसको काफी बार परीक्षा में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से कि मध्य स्वर कौन सा है, अ। इसके बाद बच्चों ध्यान रखेंगे आप, जैसे बोलो ई ए आई, कैसे लग रहे हैं बोलने में, आगे से इनका उच्चारण हो रहा है। तो अग्र स्वर कौन कौन से, ई ए और आई। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए, बड़ा ए। ध्यान रखेंगे ये सब कौन से स्वर है, अग्र। ई ए आई, ऐसा लग रहा है कि हम कैसा बोल रहे हैं, जीव्या के आगे के भाग से बोल रहे हैं। और इनके अलावा बच्चों जो भी बच्चे जब कहाँ पर हैं, पश्चिम में है, ध्यान रखेंगे री को भी हम आगे रख लेंगे, री को भी आप कहाँ पर रख सकते हो, आगे रख सकते हो, लेकिन मोस्ट आप ध्यान रखेंगे ई ए और आई कौन से स्वर हैं, अग्र स्वर हैं। ऐसा बच्चों आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब देखो आ के बाद क्या आएगा, आ आएगा, अ आ ई ए आई। अब कौन से आया, ऊ आया, इसके बाद ऊ आया, ओ आया, ये आपको ध्यान रखना है, औ आया। ये सब कौन से स्वर हैं, पश्य स्वर हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बच्चों एक और आता है हमारे पास इस प्रकार का ओ, जैसे हमने लिखा डॉक्टर, जैसे हमने लिखा बच्चों कॉलेज। ध्यान रखेंगे तो डॉक्टर वाला आ, कॉलेज वाला आ, ये कौन सा है, ये है, इसको हम बोलते हैं विदेशी स्वर। क्या बोलते हैं, विदेशी स्वर। और बच्चों इसी को हम बोलते हैं ग्रहित स्वर। क्या बोलते हैं, ग्रहित स्वर। इसे ग्रहण किया गया है, बाहर से लिया गया है, हमारा देशी नहीं है, इसलिए इसको हम गृहीत स्वर या विदेशी स्वर भी बोलते हैं। अंग्रेजी स्वर भी इसे बोला जाता है, क्योंकि इसकी खास विशेषता क्या रही है, ये डॉक्टर वाला आ केवल अंग्रेजी शब्दों के लगता है, ये सब ध्यान रखेंगे। तो पश्य स्वर आपको रटने की जरूरत नहीं है, केवल ऐसा ध्यान रखेंगे जीव्या के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, अ मध्य स्वर है, अ के उच्चारण में जीव्या का मध्य भाग सक्रिय रहता है, प्रयत्न ज्यादा मध्य भाग से किया जाता है, इसलिए मध्य स्वर कौन सा है, अ।
बच्चों ई ई ए ऐ बोलते वक्त कैसा लग रहा है कि हम आगे से बोल रहे हैं, इसलिए अग्र स्वर हैं, और बाकी बच्चे जो सारे के सारे क्या हैं, पश्य स्वर हैं। री को भी अग्र ही माना जाता है, ये सब भी आप क्या रख लेंगे, ध्यान रख लेंगे। तो बच्चों ये थी बात जीव्या के आधार पर। देखो आपने अभी रचना के आधार पर कितने भागों में पढ़ा, ध्यान रखेंगे 2 भागों में। जीव्या के आधार पर कितने भागों में पढ़ा, 3 भागों में। अब हम इसके बाद बातचीत कर रहे हैं मुखाकृति के आधार पर, मुख की आकृति के आधार पर, कि मुख की आकृति के आधार पर कितने भाग हुआ करते हैं। तो बच्चों स्टार्टिंग में कितने पढ़े, 2, फिर उसके बाद कितने पढ़े, 3। तो मुखाकृति के आधार पर कितने पढ़ेंगे, फटाफट से बता दो मुझे कमेंट करके। मुखाकृति के आधार पर कितने भागों से हम पढ़ सकते हैं, कमेंट कीजिए। तो मुखाकृति, स्वरों के उच्चारण करते समय मुख की भी क्या होती है, आकृति होती है, मुखाकृति। देखो बच्चों अभी अभी मैंने आपको बताया था, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इसमें कौन सी संधि है, मुखाकृति शब्द में कौन सी संधि है, तो आप मुझे क्या बताओगे, फटाफट कमेंट करके बताओ। मुखाकृति शब्द में कौन सी संधि होगी बच्चों, मुखाकृति शब्द में कौन सी संधि होगी। मात्रा किसकी लग रही है रे, आ की, और आ कौन सा स्वर है, दीर्घ स्वर, तो संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ। मुख प्लस आकृति, इसकी काफी चर्चाएं करेंगे, लेकिन आप अभी से ही तैयार रहिए। तो मुखाकृति के आधार पर बच्चों सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे संवर्त स्वर, फिर बच्चों आपको ध्यान रखना है अर्ध संवर्त स्वर। बहुत सीधा सीधा है, केवल समझना है आपको। इसके बाद आपको ध्यान रखना है विवर्त स्वर, विवर्त स्वर, और इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है अर्ध विवर्त स्वर, अर्ध विवर्त स्वर। ये सब आपको ध्यान रखना है कि मुख आकृति, मुख की आकृति के आधार पर। संवर्त का मतलब होता है बच्चों बंदे, क्या होता है रे, बंदे, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख प्राय क्या रहे, बंद रहे। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख क्या रहे, बंद रहे, उनको में क्या कहते हैं, संवर्त स्वर कहते हैं। जैसे ई, ऊ और ऊ। देखो आप बोल के देखो, आपका मुंह नहीं खुलेगा। ई ऊ, देखो मेरा मुंह बिल्कुल बंद है। ई ऊ, बोला नहीं बोला। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख क्या रहे, बंद रहे, वही क्या कहलाते हैं, संवर्त स्वर कहलाते हैं। और संवर्त स्वरों की संख्या कितनी है रे बच्चों, ध्यान रखेंगे आप, 4 हैं, ई ऊ और ऊ। अब बच्चों देखो अर्ध संवर्त स्वर, आधा बंद, ध्यान रखेंगे आप। अर्ध संवर्त का मतलब क्या होगा, संवर्त का मतलब तो क्या होता है, पूरा बंद ही है, और अर्ध संवर्त का मतलब क्या होगा, ये से परिभाषा सेट कर लेंगे, आधा बंद है। और अर्ध संवर्त स्वर कौन कौन से हैं, ए और ओ, ये ध्यान रखेंगे। छोटी औरत की छोटी एडी बच्चों क्या होती है, अर्ध संवर्त होती है, ये सब आपको ध्यान रखना है। छोटे औरत की छोटी एडी क्या होती है रे, अर्ध संवर्त होती है। विवर्त, विवर्त का मतलब होता है बच्चों खुला, विवर्त का मतलब क्या होता है, खुला। और ऐसा स्वर इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा गया है मुखाकृति के आधार पर। और जैसे आप बोलो आ, क्या बोलेंगे, आ, मुंह पूरा खुल रहा है, आ, अभी बोलो मेरे साथ, आ, मुंह क्या हुआ है आपका, खुला है, इसलिए इसको खुला स्वर भी कहा जाता है। लेकिन हिंदी की दृष्टि से, मुखाकृति के वर्गीकरण की दृष्टि से इसे क्या कहा जाता है, विवर्त स्वर कहा जाता है। अर्ध विवर्त स्वर बच्चों ध्यान रखेंगे, आ गया, आ, ए, ओ, ई ऊ। अब बच्चों ध्यान रखेंगे अर्ध विवर्त में कौन आ जाएगा, बच्चा हमारे पास ए, आ, ई ऊ, ए। तो बच्चों फिर ये बड़ी ए, फिर ये क्या हो जाएगा, वो। और ध्यान रखेंगे डॉक्टर वाला आ भी बच्चों इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ये सब आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों मुखाकृति में इंपोर्टेंट पूछा जाता है विवर्त स्वर को, इंपोर्टेंट ध्यान रखेंगे। इसी को अर्ध संवर्त ए और ओ को कहा जाता है। इसको छोटे व्रत की छोटी एडी कर लेंगे और बड़े व्रत की बड़ी एडी इसमें कर लेंगे। खुला केवल ये किए आ और ई ऊ संवर्त स्वर ये प्रैक्टिकल करके भी देख लेंगे, ये केवल समझने की जरूरत है। लो फटाफट स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ें। तो ले लिया होगा दोस्तों आपने। अब हम नेक्स्ट आगे की बातचीत करते हैं। देखो ये हुई बात मुखाकृति के आधार पर। रचना के आधार पर कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। जीव्या के आधार पर कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। मुखाकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 5 भागों में बांटेंगे क्या, तो अब हम देखेंगे ओष्ठाकृति के आधार पर।
क्योंकि यहाँ से भी कभी कभार परीक्षा में प्रश्न पूछ करके नए नए बच्चों को पागल बना दिया जाता है। ओष्ठाकृति के आधार पर आपके होठों की भी क्या होती है, आकृति होती है। देखो आ की मात्रा लग रही है तो वापस से ध्यान रखेंगे कि संधि कौन सी हो जाएगी, फटाफट कमेंट करो, मैं उत्तर नहीं दूंगा। तो बच्चों ध्यान रखेंगे ओष्ठाकृति के आधार पर एक तो होगा बच्चों वृत्तामुखी, क्या होगा, वृत्तामुखी, और एक होगा बच्चों अवृत्तामुखी, अवृत्तामुखी। और मैं बता दूं वृत्त कैसा होता है, इस प्रकार का गोल, मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में आपका होठ क्या हो जाए, गोल हो जाए, वो तो क्या कहलाएंगे, वृत्तामुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में आपके होठ वृत्त के जैसे क्या हो जाएंगे रे, गोल हो जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, वृत्तामुखी। और जिन स्वरों के उच्चारण में आपके होठ क्या नहीं होंगे, गोल नहीं होंगे, वो क्या कहलाएंगे, अवृत्तामुखी। ऐसा ही कि परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि जिन स्वरों के उच्चारण में आपका मुंह वृत्त के जैसे हो जाए उन्हें क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए में क्या दे दिया, वृत्तामुखी, और लास्ट में दे दिया गोलाकार मुखी। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, कई सारे बच्चों ने जिन्होंने पढ़ा नहीं उन्होंने सोचा कि यार व्रत तो इसने दे रखा है तो व्रत तो होगा ही नहीं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे ओष्ठाकृति के आधार पर वृत्तामुखी और अवृत्तामुखी दो प्रकार के स्वर हैं। अब जैसे आप बोलो ऊ ओ ओ, देखो कितने गोल हो रहे हैं, बोलो फटाफट बोलो, बोलने में काहे की शर्म है, शर्म तो आपने की ही नहीं, पढ़ने में काहे की शर्म, बोलो ओ ओ, देखो कितने गोल हो रहे हैं, ऊ गोल नहीं हो रहा है क्या, वृत्त के जैसा। तो ऊ ओ औ ये क्या है, वृत्तामुखी। और जो बचे सारे के सारे क्या है, अवृत्तामुखी। जैसे अ है, फिर क्या आ गया, आ गया, ए आ गया, आई आ गया, ए आ गया, आई आ गया। जो भी हमारे पास जो बाकी स्वर बचे वो सारे के सारे क्या है, अवृत्तामुखी। जबकि बच्चों जिनके उच्चारण में हमें होठ गोल हो जाए वो क्या है, वृत्तामुखी। ऐसा भी बच्चों आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये थी बात ओष्ठाकृति के आधार पर। थोड़ा आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। और शायद बच्चों आप लोगों ने ले लिया होगा। अब इसके बाद बच्चों हम बातचीत कर रहे हैं मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा, सबसे पहले फटाफट कमेंट कीजिए, मात्रा किसे कहते हैं, हिंदी में कुल मात्राओं की संख्या कितनी होती है, फटाफट बताइए मात्रा किसे कहते हैं और मात्रा की संख्या कितनी होती है। आप काफ़ी सारे लोग कमेंट नहीं करते हो, आप गलती करो, लेकिन आपको करना है, क्योंकि आप गलती करोगे तभी तो सीखोगे। जिस इंसान ने अपने जीवन में कभी गलती नहीं की, जिस इंसान ने अपने जीवन में कभी गलती नहीं की, सोचना बच्चों उसने कभी सीखने का प्रयास ही नहीं किया है। गलती वही करेगा जो सीखने का प्रयास करेगा। प्रिय दोस्तों, आप फुल गलतियां कीजिए, फुल सीखिए, लेकिन कैसी गलती करनी है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। केवल सीखने में हमें क्या करनी है, गलती करनी है। तो बच्चों देखो मात्रा, और मात्रा को हम बोल सकते हैं कालमान। क्या भी बोल सकते हैं, कालमान। मात्रा या कालमान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ये से आपको ध्यान रखना है। क्यों मैं अभी कालमान क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मात्रा की परिभाषा आप सीख जाएंगे। मात्रा या कालमान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा किसे कहते हैं, इस शब्द से समझेंगे। काल का मतलब क्या होता है, समय, और मान का मतलब क्या होता है, कोई भी मान भी कितना लगा, जैसे इसका मान कितना है तो वैल्यू हम कह सकते हैं। तो काल का मतलब समय, मतलब किसी भी शब्द के उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। किसी भी शब्द के उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है रे, मात्रा कहलाता है। उच्चारण के कालमान को ही क्या कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है। और हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी है, ध्यान रखेंगे, हिंदी में मात्रा चिन्ह है 10। मात्रा किन की होती है, स्वरों की होती है। और स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। लेकिन मात्राओं की संख्या कितनी है, 10 है। फिर किस स्वर की मात्रा नहीं है, फटाफट कमेंट करो। तो आप ध्यान रखेंगे कि अ की मात्रा नहीं होती है, अ के लिए कोई मात्रा चिन्ह नहीं है। आज से ही मात्रा चलती है। स्वरों की संख्या 11 होती है, जबकि मात्राएं कितनी होती है बच्चों, 10 होती हैं। ऐसा आप ध्यान रखेंगे। अब मात्रा या कालमान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम देख लेंगे। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, किसी के समय में
किसी भी वर्ण शब्द को बोलने में या तो ज़्यादा समय लगेगा या कम समय लगेगा, या तो छोटा समय लगेगा या फिर बड़ा समय लगेगा, तो आप ध्यान रखेंगे इनके आधार पर हम रख सकते हैं लघु। और लघु का विलोम शब्द क्या होगा, मुझे फटाफट कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। लघु शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, लघु शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। बालकों, बच्चों, दोस्तों, मित्रों, सभी कमेंट कीजिए, लघु शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। बच्चों ध्यान रखेंगे लघु जो शब्द है हिंदी का शब्द है, तद्भव शब्द है, और लघु का विलोम शब्द जो होगा वो होगा गुरु। बच्चों ध्यान रखेंगे लघु को हम ऋस्व स्वर भी कहते हैं, और ये तत्सम, तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, संस्कृत के समान होने के कारण बच्चों इनको तत्सम कहा जाता है, और ऋस्व तत्सम का है। और ऋस्व का विलोम शब्द होता है बच्चों क्या होता है, ऋस्व दीर्घ। ये सब ध्यान रखेंगे। काफ़ी सारे बच्चों ने लघु का दीर्घ बताया होगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे गलत भी करके आए हैं इसको, विलोम शब्द को। विलोम शब्द अगर तद्भव में पूछा जाए तो तद्भव में उत्तर देना है, और तत्सम में पूछा जाए तो तत्सम में उत्तर देना है। विलोम शब्द की क्लासों में ये भी हम जानेंगे, लेकिन आप अभी ध्यान रखेंगे मात्रा या कालमान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, ऋस्व स्वर और दीर्घ स्वर, लघु स्वर या गुरु स्वर, ये सब ध्यान रखेंगे। बच्चों ध्यान रखेंगे हिंदी के सभी हम बातचीत करें, एक और मैं बता दूं तो इनको एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इनकी एक ही मात्रा होने के कारण क्या कहा जाता है, एक मात्रिक स्वर। इनकी एक ही मात्रा गिनी जाने के कारण क्या कहलाता है, एक मात्रिक स्वर। और बच्चों इनकी 2 मात्रा गिनने के कारण क्या कहलाते हैं, द्विमात्रिक स्वर। ये क्या कहलाते हैं, द्विमात्रिक स्वर। इनकी एक मात्रा होने के कारण तो क्या कहलाए, एक मात्रिक, और इनकी 2 मात्रा होने के कारण क्या कहलाए, द्विमात्रिक। ऐसा आप ध्यान रखेंगे। बच्चों ध्यान रखेंगे मात्रा चिन्ह, लघु स्वरों का जो मात्रा चिन्ह है वह चिन्ह क्या है बच्चों, चिन्ह नहीं होता है। ये आप काफ़ी सारे बच्चे इस प्रकार लिखते हैं चिन्ह, तो ये चिन्ह नहीं होता है, ये होता है बच्चों चियन। इस प्रकार यूँ होता है चियन, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं चियन, चिन्ह। ठीक है बच्चों, ऐसा ध्यान रखेंगे कि जो भी कोई भी ये जो बीच में इधर उधर लटका रहता है वो पूरा होता है। ऐसे ध्यान रखो कि एक बार एक गाड़ी जा रही थी, उस गाड़ी के अंदर बच्चों वह सवारी पैसेंजर गाड़ी थी, और बीच में कुछ विकलांग व्यक्ति मिले, तो और गाड़ी फुल भरी हुई थी पहले से। अब उनको कहाँ से बिठाए, जो अच्छे अच्छे व्यक्ति थे, जो पूरे थे, वह बाहर आकर के लटक गए, और बच्चों जो अधूरे थे वो कहाँ पर चले गए, अंदर चले गए। तो कोई भी शब्द होगा बच्चों ध्यान रखेंगे जो भी पूरा होगा वो लटक जाएगा। जैसे ये प, ये र, ये का और ये स, तो बच्चों ये आधा आ गया तो ये र पर लटक जाता है, ये र इधर लटक गया, और शब्द क्या हो गया हमारा प्रकाश। तो इसमें र क्या है, पूरा। जो भी ऊपर नीचे कहीं ना कहीं लगा होगा वो शब्द पूरा होगा। इसको भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखेंगे कि चिन्ह नहीं होता है, चियन होता है। काफ़ी सारी बातें करेंगे हिंदी की यार, अभी जल्दी नहीं है ज़्यादा, आप आराम से देखते रहिए और चैनल पर बराबर बनते रहिए। तो लघु स्वर इनको एक मात्रा होने के कारण एक मात्रिक, इनका मात्रा चिन्ह क्या है, अंग्रेजी के आई अक्षर के समान है, ऐसा ध्यान रखेंगे। बच्चों फिर मैं आपको बता दूं कि सभी मूल स्वर लघु स्वर होते हैं, इसे ध्यान रखना है। सभी मूल स्वर क्या होते हैं, लघु स्वर। जैसे अ है, ई है, ऊ है और री है, ये आपको ध्यान रखना है। सभी मूल स्वर ही क्या होते हैं, लघु स्वर होते हैं। बच्चों इनका जो मात्रा चिन्ह है, इनका मात्रा चिन्ह होता है अंग्रेजी के एस अक्षर के समान, ये ध्यान रखेंगे। और सभी संधि स्वर ही क्या होते हैं, सभी संधि स्वर बच्चों क्या होते हैं रे, गुरु या दीर्घ स्वर होते हैं। अब देखो कैसे होते हैं इनकी मात्रा में बता दूं। जैसे अभी हमने शब्द लिखा रमेश, क्या लिखा, रमेश। तो रमेश शब्द में कितनी मात्राएं, र में क्या मिला हुआ है, अ, म में क्या है, ए, फिर इसके बाद स, और स में क्या है, अ। तो मात्राएं किन की होती है, स्वरों की, और इनको फटाफट गिन लेंगे। इसकी एक मात्रा, इसकी 2 मात्रा, इसकी 1 मात्रा, क्योंकि एक की कितनी मात्रा गिनेंगे, 2 मात्रा, और इसकी कितनी मात्रा गिनेंगे, 1 मात्रा। के भी तो एक मात्रिक और द्विमात्रिक रहे, तो कुल मिलाकर के कितने हो गए, 4 हो गए। बच्चों ये चलता है यमाताराज भानसल का, जब आप छंद पढ़ेंगे उस वक्त भी इनको सुनेंगे, क्योंकि छंदों के अंदर भी ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा काम आती है मात्रा।
मात्रा किसे कहते हैं? उच्चारण के कालमान को मात्रा कहते हैं। किसी भी वर्ण को बोलने में लगने वाला समय क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। हिंदी में मात्राएं 10 होती हैं, मात्राएं स्वरों की होती हैं, लेकिन अकेले कोई भी मात्रा चिन्ह निश्चित नहीं किया गया, इसलिए कितनी हुई? 10 हुई। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के, लघु, गुरु, ऋस्व या दीर्घ। बच्चों लघु में ध्यान रखेंगे सभी मूल स्वर ही लघु स्वर होते हैं, जिनको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, और सभी संधि स्वर ही गुरु या दीर्घ स्वर होते हैं, जिनको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसके बाद बच्चों अब हम बातचीत करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ध्यान रखेंगे आप, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं और लगभग प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। किसी ने तो याद भी कर रखे होंगे कि अकु विसर्गानाम कंठे यचु यशाणाम तालवे ऋतु रसाणाम मूर्धन्य, इस प्रकार आप लोगों ने याद कर रखे होंगे, रट रखे होंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर रटना और नहीं होता है, क्योंकि रटेंगे तो परीक्षा में नंबर घटेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे? समझेंगे। किस प्रकार समझेंगे? कि देखो उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर हम क्या पढ़ेंगे? स्वरों का वर्गीकरण। सबसे पहले तो हम लिख लेंगे अ, फिर हम लिख लेंगे आ, फिर हम लिख लेंगे ए, फिर हम लिख लेंगे ई, फिर हम लिख लेंगे उ, फिर हम लिख लेंगे उ। इसके बाद हम लिख लेंगे ए, फिर हम लिख लेंगे ऐ। इसके बाद बच्चों हम लिख लेंगे ओ और फिर लिख लेंगे औ। अब हमारे पास री बची, तो री को भी मैं इधर लिख दूंगा री। इसको हम थोड़ा बाद में समझेंगे, पहले आप इनको समझ लो। तो देखो बोलो आ बोल रहे हैं बच्चों कंठ से। कहाँ से बोल रहे हैं? कंठ से। आप इनको भी ध्यान रखना, क्योंकि मैं जब व्यंजन भी पढ़ाऊंगा तब आपको रटाऊंगा नहीं, केवल समझाऊंगा कि सबसे पहले कंठ होगा और सबसे पहले स्वरों में क्या होता है? अ आ। तो अ आ सबसे पहले होता है, सबसे पहले क्या होता है? कंठ। व्यंजनों में सबसे पहले क्या होता है? क वर्ग। तो क वर्ग भी कहाँ आ जाएगा? कंठों में, व्यंजनों में समझाऊंगा। इस कंडीशन को रट लेना, याद कर लेना। ई में क्या होता है बच्चों? तालु। कंठ के बाद क्या आएगी? तालु। आ के बाद क्या आएगी? ई। क वर्ग के बाद क्या आएगा? च वर्ग। तो च वर्ग किस में आ जाएगा? तालु में। लेकिन अभी इसका ध्यान रखो कि ई को कहाँ से बोलते हैं? तालु से। उ ओष्टे। क्या होगा? ओष्टे। क वर्ग, च वर्ग, फिर क्या हो जाएगा? प वर्ग। किसको बोलेंगे? होस्ट से। प प प म नहीं है क्या? प्रश्न पूछा था कि आपके नीचे का होठ पूरी तरह पकड़ लिया जाए तो कौन सा वर्ग नहीं बोल पाओगे? होस्ट। ए ऐ। अब अभी हमने रचना की थी, ये ए कैसे बना था? ये अ में क्या मिलाई थी रे? ई। तो अ का उच्चारण क्या है? कंठ। अ का उच्चारण क्या है रे? कंठ। ई का क्या है? तालु। तो इनका क्या हो जाएगा रे? कंठ तालु। रटने की कहाँ जरूरत है? समझो ना रे। ओ अ को कहाँ से? इससे। फिर इसमें क्या मिलाया था रे? ओ। और शब्द क्या हो गया था हमारे पास? औ। तो ध्यान रखेंगे आप, इनको हम कहाँ से बोलेंगे? अ को कहाँ से बोल रहे हैं? कंठ से। कहाँ से बोल रहे हैं? कंठ से। और इसके बाद ओ को कहाँ से बोल रहे हैं बच्चों? ये भी आपको ध्यान रखना है। अ प्लस उ, ओ नहीं, वो तो शब्द बनता। अ प्लस उ को कहाँ से बोल रहे हैं रे बच्चों? फटाफट देखो, होस्ट से। तो ये क्या हो गया? शब्द हमारा होस्ट है, और दोनों को मिला करके बोलेंगे तो क्या हो गया रे? कंठोष्ठ। तो कंठोष्ठ से इनको बोला जाता है। ये आपको क्या रखना है रे? ध्यान रखना है। बच्चों री को मूर्धा से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? मूर्धा से बोला जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में जब हम बातचीत करेंगे उस वक्त बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि मूर्धा किसे कहते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप मुझे परिभाषा बताइए, मूर्धा किसे कहते हैं? हमारे शरीर के अंदर, हमारे मुंह में, हमारे उच्चारण स्थान के अंदर मूर्धा कहाँ पर है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। बच्चों इसके अलावा आप इस पूरी टेबल को इस प्रकार बना करके घर पे अभ्यास करेंगे। सबसे पहले उच्चारण स्थान, उसके बाद अग्र मध्य पश्य, सभी को एक साथ तुलना करके आप अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। काफ़ी दिनों से मेरी भी इच्छा हो रही थी कि हिंदी को भी आगे बढ़ाया जाए, तो आप लोगों को मैंने आज समय दिया। मेरे समय का महत्व आप लोग जरूर समझेंगे। और बच्चों आपने जरूर ये क्लास आप लोगों के जीवन में हमेशा एक काम आए। आप जो भी परीक्षा देने जाए उसमें हिंदी वर्णमाला से संबंधित, स्वरों के वर्गीकरण से संबंधित आप परीक्षा में प्रश्न गलत ना करें। प्रिय दोस्तों, मित्रों, आप सभी भी इस क्लास को जरूर से जरूर शेयर करें। साथ ही बच्चों अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दे, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।